हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सबके बढ़िया। चलिए, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर सीएमए फाउंडेशंस लॉ। अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है 20 टू 25 मिनट्स के बीच में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किए थे। उसके बाद हम डिस्कस किए थे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, डेफिनेशन वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्लास एंड किए थे। चलिए, सबसे पहला जो है एग्रीमेंट हम पढ़ाए थे लास्ट क्लास की। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट हम पढ़ाए थे कि सेक्शन 2E, 2 सब क्लॉज ई बोलता है क्या, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। देखिए, लॉ पढ़ने का लास्ट क्लास में मैं बताया था कि लॉ पढ़ने का तरीका होता है कि आप एक चीज को पढ़ो, उसके अंदर में जो दो तीन आपको वर्ड मिले उसके बारे में आप जानो। जैसे कि देखो, एवरी प्रॉमिस, यहाँ पे जो प्रॉमिस से क्या निकल गया है, प्रॉमिस क्या निकल गया, प्रॉमिस क्या होता है, ये हम लोगों को सीखना है कि प्रॉमिस क्या होता है। उसके बाद ये कंसिडरेशंस क्या होता है, वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है और प्रॉमिस क्या होता है। चलिए आइए नीचे देखते हैं। मैं बताया था लास्ट क्लास, ही बता दिया था, मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि प्रॉमिस तभी रेडी होता है जब कोई एक बंदा किसी को ऑफर दे और दूसरा बंदा उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। कोई बंदा एक ऑफर दे, दूसरा बंदा कोई एक्सेप्ट करे, तब वो बनता है प्रॉमिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया था लास्ट क्लास। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के हिसाब से बनाया गया है, उसे बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग ने ये दोनों डेफिनेशन लास्ट क्लास से डिस्कस किया था। ऑफर क्या होता है और प्रॉमिस क्या होता है। ऑफर मतलब होता है ऑफर देना, सेक्शन 2A बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर वन। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर वन का मतलब हुआ कि यदि एक आदमी दूसरे बंदे को सिग्निफाइज करता है, बोलता है टू डू समथिंग, टू विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मतलब कोई भी एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई ऑफर देता है कि कोई काम करने के लिए या फिर कोई काम ना करने के लिए, कोई काम करने के लिए या फिर कोई काम ना करने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफर। याद रखिएगा, कोई काम करने के लिए भी यदि कोई बंदा ऑफर दे तो वो भी एक ऑफर कंसीडर किया जाएगा, और कोई काम ना करने के लिए भी कोई बंदा ऑफर दे तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो ऑफर ही है। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने मान लीजिए आपको एक ऑफर दिया कि आप मेरे यहाँ पे आप काम करोगे, आप मेरे यहाँ पे काम करोगे तो आई पे 10,000 रुपीज फॉर यू। ठीक है, सैलरी रुपीज ये मैंने एक ऑफर दिया आपको। ठीक है, आपको काम करने के लिए था। मान लीजिए इसके अलावा दूसरा मैं एग्जांपल दूं, यदि मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा दुकान, ग्रोसरी शॉप खोल के बैठा हूँ, आप बगल में मेरे ग्रोसरी शॉप आप भी खोल के बैठ गए, तो मेरे को डर है कि मैं आपके आने से मेरे बिजनेस जो होगा थोड़ा हैम्पर होगा। तो मैंने क्या किया, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई सुनना, एक मैंने आपको एक ऑफर दिया, भाई सुन, आई पे 10 लाख रुपीज, आप 3 साल कम से कम यहाँ पे बिजनेस नहीं करें, आपको मैं 10 लाख रुपीज दे रहा हूँ, मैं एक ऑफर दे रहा हूँ आपको कि आप 10 लाख रुपीज लेके चले जाओ। और क्या है कि आपको यदि हम 10 लाख रुपीज दे दे, और 10 लाख रुपीज इसलिए दे रहे ताकि आप यहाँ पे 3 साल के लिए काम ना करो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी को ऑफर बोला जाएगा। तो ऑफर का मतलब होता है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दोनों का दोनों को क्या बोलते हैं, ऑफर। विथ एंड व्यू टू ऑब्टेनिंग देयर टू। ऑब्टेनिंग मतलब होता है कि क्या सोच के आप बोले हैं, आप ये सोच के बोले हो कि आपको क्या मिलेगा, उसमें कुछ एसेंस मिलेगा, उसमें प्रपोजल, आप जो प्रपोजल दिए हो ये सोच के आप ऑफर दे रहे हो कि वो बंदा सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद प्रॉमिस मतलब होता है, समझ लीजिए एक्सेप्टेंस की तरह। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जो बंदे को हम लोग ऑफर दिए थे, यदि वो बंदा उस बात पे एग्री हो गया, वो बंदे पे एसेंट दे दिया, तो समझ लीजिए वो ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्टेंस प्रॉमिस है, प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों का दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो अब यदि मैं ऑफर के बारे में बात करूं, यदि ऑफर के बारे में बात करूं, तो याद रखिएगा ऑफर से आपको निकलता है कोई बंदा, जो बंदा ऑफर होगा, जो ऑफर देता होगा, वो बंदा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बंदे को बोलते हैं ऑफरर। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, ऑफरर। जो बंदा ऑफर देता है उसे बोलते हैं ऑफरर, जिस बंदे को ऑफर दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑफरी। तो हम लोग इस दोनों डेफिनेशन से हम लोगों का दो डेफिनेशन और निकल के आया, वो है ऑफर एंड ऑफरी। तो ये कहीं ना कहीं दिया होगा, या फिर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो इसको हम लोग ऑफरर एंड ऑफरी भी कहा जाता है, और इसको प्रॉमिसर और प्रॉमिसी भी कहा जाता है। अब दोनों के को लिंक करना, कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, अब देख लेना है। ठीक है, तब तक के लिए आपको यहाँ पे लिख देना है कि ऑफर एंड ऑफरी क्या होता है।
ऑफरर का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो, अगर यहाँ पे ऐसे एक, यहाँ पे लिख लो, जगह है आपके पास, ऑफरर, ऑफरर, और यहाँ पे लिख लो ऑफरर मीन्स द पर्सन who make an offer, it's called offerer. Offering का मतलब the person to whom the offer is made. ऑफरर का मतलब क्या होता है? ऑफरर का मतलब होता है जो बंदा ऑफर देता है, एंड ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? जिस बंदे को ऑफर दिया जाता है। ऑफरर जो होता है, ऑफरर का दूसरा नाम भी है, जिसको बोलते हैं प्रॉमिसर, और जिसको ऑफर दिया जाता है, ऑफरी, ऑफरी का भी दूसरा नाम है, जिसको बोलते हैं प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, ऑफरर एंड ऑफरी। और जब ऑफर दिया जाता है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है बंदा, तो उसे बन जाता है वो क्या? प्रॉमिस। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिया ऑफर एंड ऑफरिंग। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग यहाँ वहाँ सब जगह घूम रहे थे, 2C में सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, यहाँ पे दे दिया देखो। ठीक है, कि ऑफरर एंड ऑफरिंग क्या होता है? द पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो प्रपोजल देता है उसे बोलते हैं प्रॉमिसर, जिसको ऑफरर भी बोलते हैं, यहीं पे आप ऑफरर लिख लेना। उसके बाद फिर द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड प्रॉमिसी, यहाँ पे लिख देना, प्रॉमिसी की जगह पे ऑफरिंग भी लिख देना। ठीक है, चलिए, फिर से डेफिनेशन में जाते हैं, तो मेन डेफिनेशन, एग्रीमेंट के डेफिनेशन में हम लोग प्रॉमिस वर्ड को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग सीखने वाले कंसिडरेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। यदि मैं शॉर्ट एकदम लेमन की भाषा में बताऊं, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है फायदा, कुछ ना कुछ फायदा। मतलब कोई भी, देखिए, कोई भी अग्रीमेंट दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा देके जाता हो, तभी वो एग्रीमेंट है, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिए, मेरे पापा मेरे को एक ऑफर दिए। मेरे पापा बोले कि भाई सुन, आप यदि क्लास 10 में रैंक लाओगे या फिर ऑल ओवर इंडिया में मेरिट लाओगे, तो आपको हम एक मोबाइल खरीद के देंगे। पापा ऐसा बोले, सभी के पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया, और आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, 100 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री, जो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए कभी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में मैंने 100 लाया, और मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया में रैंक बनाया। मान लीजिए, हुआ क्या, मैं तो खुशी खुशी गया घर पे, पापा को बताया। पापा खुश हुए, पापा को बोले, पापा आप प्रॉमिस किए थे, आप मेरे को मोबाइल देंगे। पापा क्या बोले? एज यूजुअल पापा बोले कि मोबाइल देंगे तब तुम्हारे जो रैंक होगा ना और कम हो जाएगा, मतलब क्लास 11 12 में जब तुम आगे बढ़ेगा और तुम्हारा रैंक कम होता जाएगा यदि हम तुमको मोबाइल देंगे, तो मोबाइल हम तुमको नहीं देंगे। पापा के ऊपर केस करा जाए क्या? क्योंकि पापा, आपने ऑफर दिया, आपने ये किया था, आप अपने बात पे वो कर रहे हो, ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग केस? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि ठीक से देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा और हमारा ही फायदा है, पापा का कुछ भी फायदा नहीं है। रिजल्ट भी अपना ही बनता है, रिजल्ट भी अपना बन रहा है, और साथ ही साथ जो मोबाइल भी मिलने वाला था, दोनों का दोनों मोबाइल भी मेरे को ही मिलने वाला था। मतलब रिजल्ट भी मेरा बनता, करियर भी मेरा बनता, और मोबाइल भी मेरा ही बनता। इससे क्या साबित होता है कि किसी दो पार्टी के बीच में सिर्फ एक पार्टी का फायदा है, दूसरे पार्टी को कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, आइए कंसिडरेशन का मतलब भी समझ लेते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, 2 क्लॉज डी, when at a desire of promiser, जब promiser के desire से the promisee or any other person has done or absent from doing, ठीक है, हैज डन, या तो काम किया या तो काम नहीं किया, और डज और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट, यहां से रहते हैं समथिंग से, ध्यान रखना है चीज, समथिंग सच एक्ट और एब्सेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। आप इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशंस को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, समथिंग इन रिटर्न। आप प्लीज देख लो यहाँ पे कहीं, समथिंग इन रिटर्न, मतलब किसी भी टाइप के समथिंग इन रिटर्न को भी बोलते हैं क्या? कंसिडरेशन। चलिए, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए एग्रीमेंट। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, पूरे मैट का एक एक लाइन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, भले थोड़ा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट पूरा का पूरा कवरेज चाहिए अपने को। ये हम लोग बाद में इसको पेंडिंग रखते हैं। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये तीनों चीज हम लोग अभी पेंडिंग रखते हैं, हम लोग क्लियर कर देंगे। टेंशन मतलब हम लोगों का मैथ का जितना चीज छूटा हुआ है वो एक एक लाइन जो है वो कवर होगा। यदि मैं छोड़ रहा हूं तो समझ लीजिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, आपको आपको भी नहीं पढ़ना, तो मैं एक एक लाइन को कवर करूंगा, वर्ड टू वर्ड कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, लॉ का ट्यूशन पकड़ने का ही जरूरत नहीं है, यदि आप मेरा इस वीडियो को पूरा का पूरा एक एक वीडियो को यदि आप देख पाते हो।
ठीक है, चलिए आइए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दो सेक्शन 10, लिख लो सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्या कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वो कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। To constitute a valid contract, you should have what? You should have you should have a following elements laid down under section 10. सेक्शन 10 में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व लिखे गए हैं जो जब तो हम लोग सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है एग्रीमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लो। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, जो एक एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, जो आपको लिखना चाहिए पॉइंट नंबर 1 लिखना है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ा सा माशाल्लाह है, कंप्यूटर में मेरा थोड़ा राइटिंग बहुत खराब होता है, तो थोड़ा सा आप लिख लो। पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, सेक्शन 10 में आपको वेरियस एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि एलिमेंट्स जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहला है कौन सा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा है एग्रीमेंट। आपके ऑफर, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात फ्री कंसेंट। आप समझिएगा पहले, आप इसको कैसे लिखोगे, लिखेगा यदि एग्जाम में पूछ दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टार मार्क लिख लेना। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट बोला गया है। सबसे पहला पॉइंट बोला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक बंदा ऑफर दिया, एक बंदा ऑफर दे, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब बिना ऑफर एंड बिना एक्सेप्टेंस का कभी ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिना अग्रीमेंट का कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, और वो भी क्या, लॉ के हिसाब से बनाया गया हो। ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो एग्रीमेंट का पॉइंट नंबर 2 लिखना। हाँ, पॉइंट नंबर 1 को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लिखना। पॉइंट नंबर 3 देखो फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होता है देखो, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टी क्या होना चाहिए, फ्री माइंडेड होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आपके आपके नाम पे करोड़ों की संपत्ति है, और मेरा जो नज़र है आपकी संपत्ति के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, मेरा नज़र जो है पूरा का पूरा आपकी संपत्ति के ऊपर है, आपके पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने आपको अपने कहीं ना कहीं एक जगह पे लेके गया। उस जगह पे ले जाके मैंने आपको थ्रेट किया। थ्रेट किया मतलब मैंने आपके सामने गोली रख दी, और मैंने आपको कहा कि भाई इस अपने पूरे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। ऐसा मैं बोल दिया। तो आप क्या करोगे उस समय बताइए? आप तो डर के मारे आप सिग्नेचर कर दोगे ना। तो आपने उसको सिग्नेचर कर दिया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि दो दो पार्टी, मतलब मैं और आप, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी क्या है, फ्री माइंड, दोनों पार्टी क्या फ्री माइंडेड है? नहीं, एक बंदा किसी दूसरे बंदे को थ्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब आपके क्या होगा, फ्री कंसेंट होने चाहिए दोनों पार्टी के बीच में। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपके जितने भी पार्टनर्स है, जितने भी पार्टीज है, वो सारे के सारे पार्टीज का क्या होना चाहिए, फ्री माइंड होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आता है लॉफुल कंसिडरेशंस। अपने ऊपर में डिस्कस किए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपके पास दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ फायदा होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ पर आगे में कुछ लिखाया था, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यू शुड हैव अ समथिंग इन रिटर्न फॉर द बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। अच्छा, पार्टीज आर कम्पिटेंट। कम्पिटेंट का मतलब क्या समझ में आता है देखो, और कम्पिटेंट का मतलब होता है
कि जिस पार्टी के बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, दोनों के दोनों पार्टी क्या होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई बंदा अनसाउंडेड माइंड है। क्या है बंदा? अनसाउंडेड माइंड, मतलब वो पागल है। मान लीजिए वो क्या करता है, रोड पे पत्थर मारता है। मान लीजिए तो रोड पे पत्थर मारता है, वो अनसाउंडेड माइंड है। मैं यदि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने उसको बोला कि भाई सुनना, एक काम कर तुम, चल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसके साथ, उसके नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा नाम, बहुत सारा करोड़ों का वो संपत्ति है। तो वो तो पागल था। मैंने क्या किया ना, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिया। कुछ दिन बाद उनके रिलेटिव को पता चला कि यार ये तो बंदा फ्रॉड है, ये बंदा क्या किया है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हड़प लिया है क्योंकि ये पागल था। अब क्या हुआ? अब केस जब लड़ा जाएगा तो बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे और उस पागल के बीच में हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा कि वॉइड माना जाएगा? आंसर इज वॉइड माना जाएगा, क्योंकि आप उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जो बंदा क्या है, अनसाउंडेड माइंड है, जो बंदा का माइंड स्टेबल नहीं है। जो बंदा का माइंड स्टेबल नहीं है, आप खुद सोचो, जो बंदा का माइंड स्टेबल नहीं है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो? तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो आप ये चीज जरूर देखना कि दोनों पार्टी क्या होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आने लायक होने चाहिए। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, यदि आप उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसका एज 18 से कम है, आप खुद सोचो, माइनर बच्चा, जो बच्चा है एकदम, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो आप? ठीक है, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बना भी रहे हो तो वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट नंबर 4 में यही बातें बोली गई हैं। आप पूरे के पूरे पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आएगा। देख लीजिए, 18th ईयर से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको भी हम लोग यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस किया जा रहा है ना, सारा का सारा को हम लोग आगे में डिटेल्स में कवर करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ा के निकल रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट, लीगली ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हम बताते हैं एग्जाम्पल। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, समझिए। आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट किसी को मारना, किसी को इनलीगल काम करना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक सुपारी दिया, सुपारी मतलब खाने वाली सुपारी नहीं, किसी को मारने की सुपारी। मैंने आपको एक सुपारी सुपारी दिया कि भाई उस बंदे को, मान लीजिए राकेश को, आपको मारना है। आपको राकेश को मारना है, मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। आप क्या किए, आप राकेश को जाके मार दिए। 10,000 रुपीज लेने के लिए जब मेरे पास आए, तो मैं आपको देने के लिए देने से क्या किया, इनकार कर दिया। आप क्या कर सकते हो, मेरे ऊपर केस कर सकते हो क्या? नहीं सर। आप केस केस कर सकते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा और तुम्हारा बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, इनलीगल था। तो पॉइंट नंबर 6 यही बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि जब भी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो डोमेस्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल दिया हुआ है, मेरे को कोई अलग एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। सोचिए ना, एक हस्बैंड अपने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं आपको नेकलेस खरीद के दूंगा। कब? बर्थडे में। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या है कॉन्ट्रैक्ट है? सोचिए एक बार, बर्थडे में मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस किया तो वो नहीं किया, नेकलेस नहीं दिया, तो क्या वो उसकी जो बंदी होगी, उसकी जो वाइफ होगी, क्या उसके ऊपर केस करेगी क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता है क्या है, ये एक चीज जो यहाँ पे पंचिंग लाइन है, जो पंचिंग वर्ड है, वहां पे आपको ध्यान रखना है, डोमेस्टिक नेचर। क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर है, ये कभी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। पॉइंट नंबर 7 यही है। पॉइंट नंबर 8 देख लो, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, देखो कई सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिस कुछ कुछ एग्रीमेंट को हम लोग स्पेशली वॉइड और इनलीगल माना गया है, तो हम लोग उस टाइप का एग्रीमेंट हम लोग नहीं बना सकते। दूसरे टाइप का एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है, ये बकवास सा पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये पढ़ लेना, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, ये पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। राइट, आज ये सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, आप हो पाकिस्तान के, मैं हूं इंडिया का। कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं आपको यहाँ से भिजवाऊंगा आपको टमाटर, और आप वहां से खजूर भिजवाओगे। आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तान से हम लोग के यहाँ पे खजूर खजूर वगैरह आता है, और हम लोग के यहाँ से टमाटर वगैरह जाता है। मान लीजिए मैंने टमाटर भेजने का वादा किया है और आपने हमें खजूर भेजने का वादा किया है। अब समझिए क्या होता है।
10 तारीख को अपना रेट था, जिस तारीख को 10 ट्रक आप भेजने वाले थे और 10 ट्रक मैं भी यहाँ पे से भेजने वाला था। बात क्या हो गया देखो, 9 तारीख को क्या हो गया, 9 तारीख को किसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्या बोलते हैं ट्रेड का रिलेशनशिप क्या हो गया, पूरा हैम्पर हो गया और पूरा बंद हो गया। मतलब अब ट्रेड नहीं होने वाला। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने पाकिस्तान के उस बंदे को 10,000 रुपीज ऑलरेडी दे दिया है एज अ एडवांस। अब बताइए मेरे को 10 तारीख को सामान नहीं भिजवा रहा है, क्या मैं उसके ऊपर केस कर पाऊंगा? आंसर इज नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो कैपेबल टू परफॉर्म होना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल टू परफॉर्म हो ही नहीं सकता, जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस में के लायक ही नहीं है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं जा सकता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को किया ही नहीं जा सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कैपेबल टू परफॉर्म हो। आलतू फालतू कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। समझ गए बात? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 9। लीगल फॉर्मेलिटीज आप इसको छोड़ सकते हो, वो रिटिन वगैरह सब चीजें कोई छोड़ सकते हैं, ये चीज पॉइंट को छोड़ सकते हैं। जो पॉइंट मेन जो पॉइंट था आपने कवर कर लिया पॉइंट नंबर 9 तक। आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक एक चीज को हम लोग कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एमसीक्यू भरा पड़ा हुआ आपके मैथ में भी और आपके ईएस में भी, ठीक है। तो बट मगर हम जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ये होगा उसी के अंदर में। क्योंकि हम लोग एक चीज बताते हैं आपके, मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे आपका एक एक वीडियो 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर नहीं है। इससे क्या होगा, आपको कभी भी यदि आप ट्रैवल भी कर रहे होगे तो आप 20 मिनट आराम से दे सकते हो। तो आप सुनते सुनते जाना, आपको एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा और बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको एक पूरा का पूरा मैथ का एक एक लाइन हम लोग एक एक वर्ड कवर कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है एक एक टॉपिक वाइज हम लोग क्लास करवा रहे हैं। तो हम लोग अभी तक कवर कर लिए इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हम लोग पढ़ लिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करने वाले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको देखना ना भूलना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय।